नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी में। दोस्तों, हमने जो है पिछली क्लास में डिस्कस करी थी प्रेजेंटली इंडिया, और उससे पहले जो हमने कंप्लीट कर ली थी अपनी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 1 थी, जिसमें बताया गया था कि स्टेट एंड इट्स यूनियन टेरिटरी। और उसमें हमने टोटल 4 आर्टिकल्स देखी थी। फर्स्ट आर्टिकल जो था उसमें लिखा था इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों के संघ होंगे, वो था। फिर दूसरे में था एडमिशन एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, तीसरे में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, एंड फोर्थ में था कि द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस अंडर द आर्टिकल नंबर 368 विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द चेंजेस इन आर्टिकल नंबर 2 और 3। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन जो प्रोसेस है इसकी प्रोसेस में जो हम यूज़ करते हैं आर्टिकल नंबर 368, ये जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 2 और 3 के लिए मान्य नहीं होगा। फिर हमने प्रेजेंटली इंडिया के बारे में देखी थी कि कैसे भारत में 28 राज्य और 8 यूटी बने थे। ठीक, इसमें हमने सारी चीज़ें देख ली थी। अब जो है आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान का भाग 2, यानी कि पार्ट 2। पार्ट 2 में 4 आर्टिकल, पार्ट 2 में जो है कुछ आर्टिकल्स आ जाएंगे। आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11 तक इसमें आएंगे, कवर होगी। और अपना जो भारत का संविधान है इसका भाग 2 यानी कि पार्ट 2 हमें कहता है नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, तो कि हेडिंग डाल लेंगे पार्ट 2। थोड़ा थिक कर लेता हूँ। हाँ, ओके। हेडिंग पार्ट 2, हेडिंग डाल लेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 हमें किसके बारे में बताता है? अगर बात करें तो पार्ट 2 हमें बताता है इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। इंडियन, या इंडियन छोड़ दो, सिटीजनशिप लिखो सिर्फ। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता के बारे में हमें भाग 2 बताता है। भारत के संविधान, भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान के भाग 2 में लिखा हुआ है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, कि भारत की नागरिकता हमें कैसे प्राप्त हो सकती है और भारत की नागरिकता कैसे जा सकती है। वी कैन acquire एंड वी कैन लॉस ऑल्सो, राइट? सो दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस पार्ट 2 which contains about the citizenship। अब जो है इसमें टोटल अगर बात करें आर्टिकल्स की, तो इसमें आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 तक है। इसमें आर्टिकल नंबर 5 से शुरू होता है ये भाग और 11 तक चलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। हम जो है शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 5 से। अगर बात करें आर्टिकल नंबर 5 की, तो अपना जो भाग 2 की आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 5 है, ये कहता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान जब बन रही थी तब से जो नागरिकता दी गई है, सिटीजनशिप एट द इनिशियल स्टेट ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब संविधान बन रही थी तब से जो नागरिकता दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो लिख लेंगे कि सिटीजनशिप at the initial citizenship at the initial state of making of constitution, कि जब संविधान बन रही थी तब से ये नागरिकता की बात करी गई है। ये जो नागरिकता है संविधान जब से बन रही है तब से लेकर के अब तक, मतलब तभी संविधान बनने के समय ही जो नागरिकता दे दी गई थी लोगों को, उसके बारे में बताया गया है अपने अनुच्छेद नंबर 5 में। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे चलते हैं तो इससे आगे जो है अपना आता है आर्टिकल नंबर 6, अनुच्छेद नंबर 6। तो अगर बात करें कि आर्टिकल नंबर 6 यानी कि अनुच्छेद नंबर 6, तो अनुच्छेद नंबर 6 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 6, यहाँ तो हमने जब संविधान बनाया तभी उनको नागरिकता दे दिया लोगों को। जो अब क्या हुआ कि सिटीजनशिप जो है, सपा ये क्या कहते हैं, नागरिकता, तो आर्टिकल नंबर 6 हमें कहता है कि उन लोगों को नागरिकता के बारे में बताता है जो क्या हुआ,
जो भारत आए, कहाँ से? पाकिस्तान से। तो भाई साहब पाकिस्तान से भारत कैसे आए? तो बात कुछ ऐसी है कि जब पूर्वी बंगाल का डिवीज़न हो रहा था और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, तब उस डिवीज़न के समय में और जब संविधान बना था हमारा, उस समय में जो भारत छोड़ करके पाकिस्तान में रहने के लिए चले गए थे, कहाँ चले गए थे? भारत छोड़ करके पाकिस्तान में रहने के लिए चले गए थे। पर जो है अब वो किसी वजह से भारत आए, अब वो किसी वजह से जो है भारत आए, उनको नागरिकता देना है। उनको वो कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत की? तो ये जो है अपने अनुच्छेद नंबर 6 में लिखा हुआ है, सिटीजनशिप फॉर द पीपल हु केम टू इंडिया फ्रॉम द पाकिस्तान। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 6 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो सिटीजनशिप फॉर द पीपल, सिटीजनशिप फॉर द पीपल, फॉर द पीपल हु केम टू इंडिया, कहाँ? हु केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, सिटीजनशिप हु केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, कि वैसे नागरिक जो बंगाल विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे, बाद में किसी कारणवश अब वो वापस लौट करके जो है भारत आए, वो लोग नागरिकता कैसे प्राप्त करें भारत का? तो इसके लिए हमारे संविधान के भाग 2 में, भाग 2 के आर्टिकल नंबर 6, अनुच्छेद नंबर 6 में लिखा हुआ है कि सिटीजनशिप फॉर द पीपल हु केम टू इंडिया फ्रॉम द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी उसकी। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 7 पे, आर्टिकल नंबर 7 पे। तो आर्टिकल नंबर 7 मतलब अनुच्छेद नंबर 7 क्या कहता है? तो अपना अनुच्छेद नंबर 7 कहता है कि वैसे नागरिक जो भारत से पहले पाकिस्तान गए, भारत से पहले इंडिया टू पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान गए, अब पाकिस्तान से वापस से जो है भारत आ गए, वैसे नागरिकों को जो है भारत की सिटीजनशिप कैसे मिलेगी उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सिटीजनशिप फॉर द पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड रिटर्निंग बैक टू द इंडिया, मतलब कि वैसे लोग, वैसे नागरिक जो भारत से पहले पाकिस्तान गए, भारत से पहले पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से जो है वापस फिर कहाँ आ गए? भारत आ गए, तो वैसे नागरिक को जो है नागरिकता कैसे मिलेगी उसके बारे में हमारे अनुच्छेद नंबर 7 में लिखा गया है। तो सिटीजनशिप फॉर द पीपल हु ट्रैवलिंग, सिटीजनशिप फॉर द पीपल हु ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, वैसे नागरिक जो भारत से पहले पाकिस्तान गए, फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड रिटर्न बैक टू इंडिया, रिटर्न बैक टू इंडिया। तो वैसे नागरिक जो पहले भारत से पाकिस्तान गए और अब पाकिस्तान से वापस से भारत आ गए, तो उन लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी भारत की उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद नंबर 7 में। अब आती है अपनी अनुच्छेद नंबर 8, आर्टिकल नंबर 8। तो आर्टिकल नंबर 8 अनुच्छेद नंबर 8 कहा जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें बताया गया है हमें कि वैसे लोग, कौन? वैसे लोग जो है तो भारत के, जो है तो भारत के, पर रहने लगे कहाँ पे? एब्रॉड में। कहाँ पे? एब्रॉड में, मतलब विदेश में रहने लगे, तो उन लोगों की नागरिकता, उन लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी या हटेगी उसके बारे में जो है बताया गया। सो पीपल of Indian origin who lived in abroad, who lived in abroad, who live in abroad। ठीक है, so people of Indian origin, भारतीय थे, पहले भारतीय थे पर अब वो कहाँ रहने लगे? अब वो रहने लगे एब्रॉड में, who live in abroad। तो उनकी नागरिकता, उनके बारे में बताया गया। तो इसके बारे में हमें पता चलता है अनुच्छेद नंबर 8 से। अनुच्छेद नंबर 8 के बाद आता है अपना अनुच्छेद नंबर 9, आर्टिकल नंबर 9। तो आर्टिकल नंबर 9 हमें सीधा सीधा ये बताता है, देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, संविधान बनने के समय नागरिकता मिली, अब उस टाइम जो है लोग चले गए थे पाकिस्तान, वहाँ से फिर वापस आए उनको मिली। अब कुछ लोग यहीं छूट गए थे, वो पहले पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से भारत आए गए, उनको मिली। ठीक है,
इसके बाद क्या हुआ, जो लोग यहीं हैं, यहीं के थे, पर अब वो अब्रॉड में रहने लगे तो उनकी नागरिकता, अब अब्रॉड में रहने लगे तो स्वाभाविक बात है कुछ दिनों के बाद जो है कुछ लोग क्या करेंगे कि अब्रॉड यानी कि जो है विदेश का नागरिकता लेने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही वो लोग विदेश की नागरिकता लेंगे, भारत की नागरिकता के अलावा अगर विदेश की नागरिकता लेते हैं, तो क्या होगा कि उनकी जो भारत की नागरिकता है, इंडियन सिटीजनशिप, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, विल टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली। क्या, तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ये बात बताया गया है कि आर्टिकल नंबर 9 में। और वैसे भी अपनी जो भारत है और अपनी जो संविधान है वो सिंगल सिटीजनशिप पे काम करता है, सिंगल एकल नागरिकता, कैसा, एकल नागरिकता पर काम करता है। भारत जो है ये एकल नागरिकता वाला देश है, सिंगल सिटीजनशिप कंट्री वाला, सिंगल सिटीजनशिप कंट्री है भारत, ठीक है। तो अगर बात करें आर्टिकल नंबर 9 की, तो ये हमें बताता है कि इन केस ऑफ अक्वायरिंग, इन केस ऑफ अक्वायरिंग सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, अगर आप नागरिकता लेते हैं कहाँ की, ऑफ एनी अदर कंट्री, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो क्या होगा, एनी अदर कंट्री, द इंडियन द सिटीजनशिप ऑफ, और द इंडियन सिटीजनशिप, द इंडियन सिटीजनशिप मतलब भारत की जो नागरिकता है, विल टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली, विल टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली। कि कहना क्या चाह रहा है कि जब आप भारत के अलावा किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो उस समय उस केस में क्या होगा कि आपको जैसे ही दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त होती है, आपको जो है आपकी जो है भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। कि अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं किसी और भी देश की, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ नोट में लिख लेंगे एक चीज़, क्यों क्यों समाप्त हो जाएगी, बिकॉज इंडिया वर्क्स ऑन अ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक, बिकॉज इंडिया वर्क्स ऑन सिंगल सिटीजनशिप, कि भारत जो है एकल नागरिकता पर काम करता है, एकल नागरिकता, भारत जो है एकल नागरिकता पर काम करता है। इंडिया वर्क्स ऑन अ सिंगल सिटीजनशिप, भारत जो है एकल नागरिकता पर काम करता है। यही वजह है कि अगर आप जो है भारत के अलावा किसी और देश की नागरिकता लेने की प्रयास करते हैं तो उस केस में जो है भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी, भारत की नागरिकता कैंसिल हो जाएगी, भारत की जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये चीज़ हमें बताया गया है आर्टिकल नंबर 9 में। अगर बात करें हम आर्टिकल नंबर 10 की, आर्टिकल नंबर 10 की, तो आर्टिकल नंबर 10 कहता है कंटिन्यूटी ऑफ सिटीजनशिप, कंटिन्यूटी ऑफ, कंटिन्यूटी ऑफ सिटीजनशिप, कि ये जो नागरिकता है इसे बरकरार रखने के लिए क्या करें उसके बारे में बात करा गया है अनुच्छेद नंबर 10 में। जो भारत की नागरिकता है इसे बरकरार रखने, बनाए रखने के लिए क्या करें, तो इसके बारे में बताया गया आर्टिकल नंबर 10 में, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ सिटीजनशिप। अब 11 की बात करें, टोटल इसमें भाग 2 में टोटल 5 से 11 नंबर आर्टिकल तक होता है। 5 से शुरू करी, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, और लास्ट जो अपना बचता है 11 नंबर। तो अगर बात करें कि अनुच्छेद नंबर 11 हमें क्या बताता है, तो अनुच्छेद नंबर 11 हमें बताता है कि पार्लियामेंट के पास एक स्पेशल राइट्स है, उनके पास राइट्स है कि वो जो है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप पे जो है कानून बना सकते हैं। अगर किसी को, इनके पास स्पेशल पावर है, पार्लियामेंट के पास स्पेशल पावर है कि किसी को जो है नागरिकता दे सकते हैं और जो है नागरिकता पे कानून बना सकते हैं, ठीक है। अगर इनको किसी को जल्दबाजी में नागरिकता देने हो तो वो पार्लियामेंट जो है स्पेशल प्रोविज़न यूज़ करके, जो है स्पेशल पावर यूज़ करके वो उनको नागरिकता दे देंगे, ठीक है। तो ये जो है कहाँ लिखा हुआ है, ये अनुच्छेद नंबर 11 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि द पार्लियामेंट हैव स्पेशल पावर और राइट्स, स्पेशल पावर और राइट्स टू मेक लॉ रिलेटेड टू सिटीजनशिप, रिलेटेड टू
सिटीजनशिप। तो पार्लियामेंट के पास क्या है कि स्पेशल पावर है, राइट है कि वो जो है नागरिकता पर यानी कि सिटीजनशिप पर जो है कानून बना सकते हैं। ये अधिकार पार्लियामेंट के पास है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इंग्लैंड या फिर मान लो अभी जो रसिया फेमस है, तो रसिया की अगर हम बात करें, रूस की बात करें, तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है पुतिन, अगर उनको भारत की नागरिकता चाहिए तो क्या हम उसे थोड़े ये कहेंगे कि आप अप्लाई करो, फिर जो है सारी चीज़ें वेरिफिकेशन होगी, फिर जो है सारी चीज़ें वेरीफाई होने के बाद आपको जो है नागरिकता दी जाएगी, या फिर जो है जो भी नागरिकता पाने के रूल्स है हमारे पास वो सारी चीज़ें फॉलो करने होंगे। नहीं, वैसी कोई चीज़ें नहीं है। उस केस में क्या करेगा कि पार्लियामेंट जो है अपनी स्पेशल पावर को यूज़ करके पुतिन को जो है इंडिया की, भारत की जो है नागरिकता वो दिलवा देगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब अगर बात करें कि ये हो गई ना अपनी, एक बार रिपीट भी कर लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 5 अनुच्छेद नंबर 5 कहता है कि संविधान बनने के समय से नागरिकता। 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए और वापस भारत आए उनकी नागरिकता। 7 कहता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर से भारत आए उनकी नागरिकता। 8 कहता है कि वैसे लोग जो है तो भारतीय है पर रहने लगे विदेश में, उनकी नागरिकता। 9 कहता है कि वैसे लोग जो भारत के हैं और भारत की नागरिकता होने के बावजूद अगर वो किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो उनकी जो भारत की नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। 9 कहता है कि नागरिकता बरकरार रखने के लिए। और 10 कहता है कि पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन के पास एक स्पेशल पावर है जिससे वो जो है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता पर जो है कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थी अपनी कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। अब अगर बात करते हैं कि तरीका क्या है भारत की नागरिकता लेने के लिए, मेथड्स क्या है, तो हम हेडिंग डाल लेंगे। अपने पास ना कुल मिलाकर के ऑलमोस्ट 5 मेथड्स है, 5 तरीका है, 5 वेज है, 5 पाथ है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। सो 5 वेज टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो हेडिंग डाल लेंगे 5 वेज टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। मतलब जो है 5 तरीका हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। टोटल 5 तरीके, ठीक है। तो 5 तरीका है। अभी कौन कौन सा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हो जाता है बाय बर्थ, जिनका जन्म ही भारत में हुआ है तो बाय बर्थ हो जाएगा, उनको स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। अब एक होता है बाय डेसेंट, एक होता है बाय डेसेंट। बाय डेसेंट मतलब होता है वंश परंपरा। क्या होता है? वंश परंपरा। तो वंश परंपरा के अनुसार जो है सिटीजनशिप भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पर इसके लिए क्या है कि जो उनके गार्जियंस हैं ना, पेरेंट्स हैं, वो इंडियन होने चाहिए। कैसे? इंडियन होने चाहिए। तो पेरेंट्स जो है वो भारतीय नागरिक होने चाहिए, तभी जो है वंश परंपरा भी काम करेगा। तो बाय डिसेंट, बाय बर्थ जिनका जन्म भारत में हुआ उनको तो नागरिकता मिल ही जाएगी भारत की। और बाय डिसेंट की अगर बात करें तो बाय डिसेंट में क्या होता है कि होता है वंश परंपरा। क्या होता है? वंश परंपरा। मतलब अपने एक के बाद, मतलब पापा के बाद, मतलब दादा के बाद पापा, पापा के बाद आप, आपके बाद आपके बच्चे, तो इस तरह से। पर इस केस में क्या होता है कि अगर पेरेंट्स भारतीय हैं तभी जो है उनके बच्चों को जो है भारत की नागरिकता मिल पाएगी, ऐसे नहीं मिलेगा। और तीसरा आता है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय, तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, तो बाय रजिस्ट्रेशन, नामांकन करा के। कैसा? रजिस्ट्री करा के। तो अगर बात करें हम रजिस्ट्री की, अगर बात करें हम रजिस्ट्री की, तो इसके मदद से भी जो है हम नागरिकता ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हस्बैंड जो है वो भारतीय है, अगर हस्बैंड जो है वो भारतीय है, इंडियन है, और वाइफ जो है अगर फॉरेनर है। कैसा? फॉरेनर है, विदेशी है, फॉरेनर है, विदेशी है। वाइफ जो है अगर फॉरेनर है, विदेशी है, तो ये जो विदेशी वाइफ है, ये जो फॉरेनर वाइफ है, तो इनको अगर भारत की नागरिकता लेने हो तो क्या करेगी?
ये रजिस्ट्री करवाएगी, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगी। और कंडीशन ये कहता है कि इनको भारत में 7 साल रहने होंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भारत में 7 साल रहने होंगे, तभी जो है इनको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो बाय रजिस्ट्रेशन क्या कहता है कि जब आप रजिस्ट्री करते हो, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो आपको जो है 7 साल भारत में रहने होंगे। अगर आप फॉरेनर हो तो आपको जो भारत में 7 साल रहने होंगे, तभी जो है आपको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। सो दिस वाइफ मस्ट रिसाइड फॉर in India फॉर 7 years। तो इनको जो है भारत में 7 साल रहने होंगे, तभी जो है इनको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ तो अभी एक के था सीमा हैदर। कौन सा था? सीमा हैदर। तो ये जो सीमा हैदर है ये तो पाकिस्तानी है, और सचिन वो इंडिया का। तो ये तो सचिन से शादी करी ना, तो अब ये भारत में रहने लगी। तो इनको क्या होगा कि पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इनको 7 साल जो है भारत में रहने होंगे। क्या? भारत में रहने होंगे, तभी जो है इनको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। किसको? तो सीमा हैदर को। तो ये थी आपकी एग्जाम्पल। ठीक है, अभी आशा है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चौथा रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल कहता है आपका लैंड एक्विजिशन। क्या? लैंड एक्विजिशन। अभी ये लैंड एक्विजिशन क्या होता है? लैंड एक्विजिशन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि अगर किसी ने क्या करा कि ज़मीन कंक्वायर्ड करी, क्या करी? ज़मीन कंक्वायर्ड करी, और उस ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है, मतलब लैंड एक्विजिशन का सीधा सीधा मीनिंग होता है। 4 में क्या है कि लैंड एक्विजिशन है। तो लैंड एक्विजिशन में देखो होता क्या है। सबसे पहले तो एक्विजिशन का मतलब होता है ग्रहण करना, अधिग्रहण। क्या? अधिग्रहण। तो इसका मतलब होता है अधिग्रहण करना, मतलब किसी ने ज़मीन ली है। अभी कैसे ली है? जीत के ली है, खरीद के ली है, वो तो डिपेंड करेगा। खरीद के तो वैसे भी रजिस्ट्री नहीं होगी भारत में, अगर आपकी नागरिकता भारत में नहीं है तो जीतने की बात हो जाती है। तो अगर किसी ने क्या करा कि ज़मीन जीता, इफ़ एनी एरिया इज़ कंक्वायर्ड। क्या? कंक्वायर्ड। अगर किसी ने एरिया जीता है, जगह जीता है, तो वो जो है भारत का नागरिकता उसे मिल जाएगी। तो ये है लैंड एक्विजिशन, मतलब अधिग्रहण करना। अगर आपने भूमि अधिग्रहण की है, तो उस भूमि पे जो रहने वाले लोग हैं उन सबको जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसकी एग्जांपल के साथ भी मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको लिख देता हूँ। इफ़ एनी एरिया इज़ कंक्वायर्ड। क्या? कंक्वायर्ड, देन द रेसिडेंस of that area will get Indian citizenship, कि मतलब कि जो ज़मीन जीती गई है भारतीयों के द्वारा, अगर जीती गई है जो ज़मीन, और वो भारत का ज़मीन नहीं था, इंडियन टेरिटरी में नहीं था, उसे जीता गया और अपने में शामिल करा गया, तो उस ज़मीन के टुकड़े पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले तो आता है अपना सबसे पहले तो पुडुचेरी। तो एक तो आता है पुडुचेरी जो है वो फ्रांस का है, फ्रांस के अधीन था। कहाँ था? फ्रांस के अधीन था। इन्हें जो है हमने अक्वायर करी और यूटी बनाया। कब? 1962 में इनको जो है पुडुचेरी को यूटी बनाया गया। अक्वायर करके इसको जीत के जो है यूटी बनाया गया। अभी यूटी बना दिया तो ये इंडियन यूटी है, ये भारत का यूटी है, इंडियन है।
तो ये इंडियन हो गया। तो इस पौंडीचेरी पे रहने वाले जितने लोग हैं पीपल, इनको जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो इनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई 1962 के बाद, ठीक है। इंडियन सिटीजनशिप, इनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर इसी तरह दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं, एक गोवा भी है, गोवा भी है। तो गोवा की बात करूं तो पहले यह पुर्तगाल के अधीन था, पुर्तगालों के, पोर्टुगीज़ के अधीन था, पोर्टुगीज़, ये जो पहले पोर्टुगीज़ के अधीन था तो पुर्तगाली के अधीन था। पर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है चीज़ें बदली और जो है 1961 में, कहाँ, 1961 में इनको जो है पुर्तगालियों से क्या, ऑपरेशन, आपको बताया था पिछली क्लास में मैंने, क्या, ऑपरेशन विजय चला करके, ऑपरेशन विजय चला करके हमने क्या करा कि पुर्तगालियों से गोवा छीन लिया, ऑपरेशन विजय के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन विजय के द्वारा जो है गोवा को पुर्तगालियों से छीन लिया और गोवा को क्या बनाया हमने, यूटी। तो अब ये यूटी तो इंडियन है। तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के पीपल को इंडियन सिटीजनशिप स्वतः ही मिल जाएगी, स्वतः ही मिल जाएगी। तो अपनी एक तो ये मेथड है कि अगर भारतीयों ने किसी भी प्रकार से अगर कोई भूमि जो है अपने टेरिटरी में शामिल करी है, भारत के टेरिटरी में, क्षेत्र में शामिल करी है, जो कि पहले भारत का हिस्सा नहीं था, तो उस जीते गए भूमि पर रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये थी चौथा मेथड। और एक आता है पांचवा मेथड। पांचवा मेथड कहता है हमारा नेचुरलाइजेशन, क्या, नेचुरलाइजेशन, या फिर उसको कहते हैं दूसरे शब्दों में देशीकरण। क्या कहते हैं उसको, दूसरे शब्दों में कहते हैं देशीकरण। तो नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन, तो एक तो हो जाता है नेचुरलाइजेशन, या फिर इसको कहते हैं हम लोग देशीकरण, देशीकरण। तो अभी ये नेचुरलाइजेशन क्या है, तो देखो नेचुरलाइजेशन क्या कहता है कि अगर फॉरेन सिटीजन है, मतलब विदेशी नागरिक है, कैसा, विदेशी नागरिक है, अगर उनको भारत की नागरिकता चाहिए, उनको भारत की नागरिकता चाहिए, तो वो भी जो है भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं इस तरीके से, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से, ठीक है। एनी फॉरेनर, FORI, फॉरेनर, और फॉरेन सिटीजन्स, फॉरेन citizens can get Indian citizenship by this method, Indian citizenship by this method। कि अगर जो कोई विदेशी है नागरिक, विदेश में रहने वाले लोग हैं, उनको भारत की नागरिकता चाहिए, तो वो नेचुरलाइजेशन यानी कि देशीकरण के प्रक्रिया से, देशीकरण मेथड से जो है वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो वो किस प्रक्रिया से, किस प्रोसेस से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो वो नेचुरलाइजेशन से। अभी हमने 5 तरीका देख ली। अभी 5 तरीका कौन कौन सा था, तो बात करें तो एक तो बाय बर्थ हो जाता है, अगर आपका जन्म ही भारत में हुआ तो आपको तो नागरिकता मिल ही जाएगी। एक होता है बाय डेसेंट, मतलब वंश परंपरानुगत होता है कि अगर आपके पेरेंट्स जो है, मम्मी या पापा जो अगर यहाँ पे भारतीय हैं तो आपको उस केस में भी जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। एक होता है बाय रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो भी आपको जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पर कंडीशन कहता है कि आपको जो है 7 साल भारत में रहने होंगे, तभी जो आपको भारत की नागरिकता मिल पाएगी। और चौथा कहता है लैंड एक्विजिशन, मतलब वैसी कोई भी भूमि जो भारतीयों के द्वारा जो है जीती गई हो और वो भूमि पहले भारत के भाग का हिस्सा नहीं था और जीतने के बाद उसे भारत के भाग में शामिल करा गया क्षेत्र में, तो उस भूमि पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको जो है स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में पौंडीचेरी और गोवा हो गया, ठीक है। और पांचवा था नेचुरलाइजेशन यानी कि देशीकरण। देशीकरण में से, देशीकरण एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको जो है सिटीजनशिप मिल सकती है, भारत की सिटीजनशिप ले सकते हैं इस प्रक्रिया से, नेचुरलाइजेशन से, ठीक है। तो ये कुछ 5 तरीके थे। ये अच्छा है, कितनी चीज़ें समझ में आई होगी आपको। अब चलिए चलते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है, मतलब नागरिकता अधिनियम
1955 के बारे में देखते हैं कुछ उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें। सिटीजनशिप सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है? सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है? तो इसमें क्या हुआ था कि ये जो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता जो है ना, इसकी संशोधन करी गई थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसको क्या कहते हैं? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया था। कब आया था? ये तो एक्ट है, ये सिटीजनशिप एक्ट है जो 1995 की है। ठीक है, कोई इशू नहीं है इतना। सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 की है, पर बात अगर करें कि इसकी ना संशोधन हुई थी एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट, ये अधिनियम 1955 का है। इसकी संशोधन हुई थी। संशोधन कब हुई थी? तो वो हुई थी 2019 में, CAA 2019, 2019 में इसकी संशोधन हुई थी। नागरिकता अधिनियम संशोधन 2019 कहा जाता है जिसे। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 की संशोधन हुई थी जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहते हैं। इसमें क्या हुआ था? ये जो है ये 12 दिसंबर 2019 को तो पब्लिश हुआ। CAA जो है 2019 ये पब्लिश हुआ था कब? अगर बात करें तो ये पब्लिश हुआ था कब? तो ये पब्लिश हुआ था 12 दिसंबर 2019 को। 12 दिसंबर 2019 को पब्लिश हुआ था। पर इसे इन्फोर्स लागू कब करा गया? अगर बात करें इसे लागू कब करा गया अगर बात करें तो ये 10 जनवरी 2020 को इन्फोर्स्ड मतलब लागू करना। तो ये हुआ था जनवरी 2020 को लागू करी गई थी। कब लागू करी गई थी? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है इसे पब्लिश करा गया था 12 दिसंबर 2019 को, पर इसे लागू करा गया 10 जनवरी 2020 को। ठीक है, 10 जनवरी 2020 को। इसमें नोट में लिख लेंगे एक पॉइंट कि क्या कहना चाहता है ये, कि इसमें माइनॉरिटी ग्रुप्स के जितने लोग थे, लाइक हिंदू, जैन, बुद्धिज्म, सिख, पर्सियन या फिर क्रिश्चियन जो थे, वो लोग अगर जो है भारत आते हैं, केम टू इंडिया, भारत आते हैं कहाँ से? अगर बात करें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उनको जो है इलीगल माइग्रेंट्स नहीं कंसीडर करे जाएंगे। इलीगल माइग्रेंट्स नहीं कंसीडर करे जाएंगे और उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उनको जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो माइनॉरिटी ग्रुप्स की बात करें, नोट में लिख लेंगे। अगर बात करें माइनॉरिटी ग्रुप्स, कैसे? माइनॉरिटी ग्रुप्स के बारे में बात करें जिसमें अपना हो जाता है जैनिज्म, बुद्धिज्म हो गया, अपने बुद्धिज्म हो गया, सिख हो गया, पर्सियन हो गया, क्रिश्चियन हो गया। तो ये सब जो लोग हैं जो कहाँ से आए थे? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए थे किसी वजह से, अगर उनको वहाँ परेशान किया गया और वहाँ से आए हैं, हु केम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अगर इन जगहों से आए हैं ये माइनॉरिटी ग्रुप्स के लोग, कब? तो डेट एक डाली गई है, अगर वो कंडीशन है 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आए हैं तो वो इलीगल माइग्रेंट्स कंसिडर नहीं करे जाएंगे। ठीक है, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इलीगल माइग्रेंट्स। तो उनको जो है
इलीगल माइग्रेंट्स कंसीडर नहीं करे जाएंगे, ठीक है, उनको इलीगल माइग्रेंट्स कंसीडर नहीं करे जाएंगे। और जो है नागरिकता अधिनियम जो है पास हुई थी कब, अगर बात करें, सिटीजनशिप एक्ट वाज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट। मतलब जो है नागरिकता अधिनियम, ये जो है नागरिकता अधिनियम ये कब पास हुई थी पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन में, तो ये 1955 में पास हुई थी। कब पास हुई थी? 1955 में पास हुई थी। तो ये भी लिख लेंगे कि ये जो अधिनियम था, सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट जो है ये कब पास हुआ था, तो पास्ड इन पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट से कब पास हुआ था, तो यह पार्लियामेंट से पास हुआ था 1955 में। कब? 1955 में। और ये 1955 का ही अधिनियम भी है, नागरिकता अधिनियम 1955 का ही है। इसे 2019 से शुरू किया गया था और इसको पब्लिश किया गया था 12 दिसंबर 2019 को और लागू किया गया 10 जनवरी 2020 को। इसके तहत कहा गया कि अगर कोई भी वैसे नागरिक जिसको जो माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं, जैसे हिंदू, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिख, पर्शियन या क्रिश्चियन, जिसे परेशान किया गया और वो आना चाहते हैं, भारत आए हैं, कहाँ भारत आए हैं, कहाँ से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन जगहों से 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो वो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं कहलाएंगे और उनको जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और ये पास भी हुआ था 1955 में ही, पार्लियामेंट के द्वारा 1955 में इसे पास कर दिया गया था इस अधिनियम को, ठीक है। 1955 में ये जो नागरिकता अधिनियम है इसे पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन से जो है 1955 में पास कर दिया गया था। अच्छा, हम लोग बार बार यही कहते हैं कि भारत के जो सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप जो है वो एकल है, सिंगल सिटीजनशिप है। कैसा है? सिंगल सिटीजनशिप है। ऐसे हम देखते हैं ना, सिंगल सिटीजनशिप। तो भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। कभी सोचा है आपने या हमने कि ये जो एकल नागरिकता है, हम एकल नागरिकता के बारे में ही बोलते हैं, ये यही क्यों सोचे, द्वि नागरिकता के बारे में क्यों नहीं सोचे? जैसे अमेरिका का है, वो स्टेट का अलग सिटीजनशिप है और जो है नेशन का अलग सिटीजनशिप है, मतलब राज्य का अलग है और राष्ट्र का अलग सिटीजनशिप है, अलग नागरिकता है। उस तरह से हमारे यहाँ क्यों नहीं है? तो ये चीज़ हमने ना, सिंगल सिटीजनशिप, ये हमने जो है इंग्लैंड से अपनाई। कहाँ से? इंग्लैंड से अडॉप्ट किया था। और इंग्लैंड में भी सिंगल सिटीजनशिप ही यूज़ करी जाती है, वो लोग भी सिंगल सिटीजनशिप ही फॉलो करते हैं। इंग्लैंड से हमने अपनाई है भारतीय, जो भारत की जो नागरिकता है, इंडियन सिटीजनशिप, वो सिंगल सिटीजनशिप जो है ये हमने कहाँ से अपनाई अगर बात करें, तो ये हमने अडॉप्ट करी थी इंग्लैंड से। कहाँ से? तो ये हमने अडॉप्ट करे थे इंग्लैंड से, ठीक है। वी अडॉप्टेड दिस फ्रॉम इंग्लैंड, हमने अडॉप्ट करी थी इंग्लैंड से, यूके से अडॉप्ट करी थी। अगर बात करें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992, मतलब जो है नागरिकता अधिनियम 1992 की अगर बात करें, तो इसके अनुसार क्या होता है कि अगर बच्चे की माता जो है, बच्चे की माता, इफ़ द मदर ऑफ द चाइल्ड बॉर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब जो बच्चे की माता है वो भारत के बाहर जन्म ली हुई थी, उनकी माता की जन्म जो अगर भारत के बाहर हुई थी, ठीक है। एक मिनट, मैं आपको क्लियर करता हूँ सर। देखिए, हमारी ना एक संविधान संशोधन हुआ था, ये नागरिकता संशोधन हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट हुए थे। ये जो अधिनियम है 1952 की है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 1952 हमें ये बताता है और इसके अनुसार ये समझते हैं हम कि जो बच्चा का जन्म हुआ है, अगर उस बच्चे का जन्म, किसी भी बच्चे का जन्म भारत के बाहर हुआ है, मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर बच्चे का जन्म जो है भारत के बाहर हुआ है, आउटसाइड ऑफ इंडिया, भारत के बाहर हुआ है, पर इनकी माता जो है अगर इंडियन है, तो इस बच्चे को क्या भारत की नागरिकता मिलेगी? तो यस, मिलेगी, उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। तो हमारे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1952 वाली है, वो हमें यही बताती है कि अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992, if the child born outside of India,
outside of India and and their mother is an Indian, अगर उनके माता भारतीय हैं, देन दैट चाइल्ड विल गेट इंडियन सिटीजनशिप। तो उस बच्चे को जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि अपनी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1952 कहता है कि अगर बच्चे का बर्थ भारत के बाहर हुआ है, चाइल्ड बॉर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया, और उसकी माता जो है भारतीय है, इंडियन है, तो उस बच्चे को चाइल्ड विल गेट इंडियन सिटीजनशिप, मतलब उस बच्चे को जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, उस बच्चे को जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यही जो है अपना नागरिकता संशोधन अधिनियम 1952 कहता है। ठीक है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1952 कहता है। अगर बात करें कि ये जो सिटीजनशिप एक्ट है 1995 का, जब ये चालू हुआ था और इससे जो है लाया गया था, 2000 पास तो हो गया था पार्लियामेंट से 1955 में ही, पर जो है इसे पब्लिश किया गया था, कब पब्लिश किया गया था इनको जो है 2019 में। सिटीजनशिप एक्ट जो है नागरिकता अधिनियम 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो इनकी संशोधन हुई थी, मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जब इनकी संशोधन हुई थी CAA 2019, तो यहाँ पे इसको पब्लिश करा गया था 12 दिसंबर 2019 को, और इसे इन्फोर्स करा गया था, लागू किया गया था 10 जनवरी 2020 को, जहाँ इलीगल माइग्रेंट्स की बात मैंने कही। तो उसी हिसाब से एक संशोधन होता है 1992 में, एक संशोधन होता है 1992 में। इसके अनुसार है कि अगर कोई बच्चा बाहर विदेश में पैदा होता है और उनके माता जो है वो भारतीय हैं, तो उनको उस बच्चे को जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और अगर बात करें कि अपनी जो ये नागरिकता अधिनियम है 1955 वाला, इसमें कितनी बार संशोधन हुई है, तो CAA जो है सिटीजनशिप एक्ट CA जो है 1955 वाली, तो इसमें अगर बात करें अमेंडमेंट की, तो इसमें कुल मिलाकर के अब तक में जो है 6 बार अमेंडमेंट हो चुकी है, 6 बार अमेंडमेंट हैपेंड। तो इनमें जो है कुल मिलाकर के जो है 6 बार जो है संशोधन हो चुके हैं। तो अपनी जो नागरिकता अधिनियम 1955 की है, इसमें कुल मिलाकर के 6 बार जो है संशोधन हो चुकी है। अब वो 6 बार कब कब हुई है, बात करें 6 बार कब कब हुई है, तो डेट मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। एक तो हुई थी 1986 में, एक हुई थी 1992 में, एक हुई थी 2003 में, एक हुई थी 2015 में, और एक हुई थी 2019 में। 2019 वाला मैंने अभी आपको बता दिया, इलीगल माइग्रेंट्स वाला माइनर ग्रुप के लोग। और 1992 का मैंने अभी बता दिया कि चाइल्ड बर्थ आउटसाइड ऑफ इंडिया 1992 का मैंने बता दिया कि चाइल्ड बर्थ आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब बच्चा का जन्म जो है भारत के बाहर होता है और माता जो है भारतीय है, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो माइनर कम्युनिटी के लोग जो है, माइनर ग्रुप के जो लोग हैं, जैसे हिंदू सिख पर्सियन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और जो क्रिश्चियंस हैं, वो अगर भारत आए बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आया, तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, वो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं कहलाएंगे। ये दो हो गया। एक जो था अपना, ये इसके बारे में भी लिख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1986 हमें क्या कहता है। 1986 कहता है कि बर्थ राइट को जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। क्या? तो बर्थ राइट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया,
रिस्ट्रिक्टेड बर्थ राइट, बर्थ राइट, इनको जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है कि बर्थ राइट, अगर यहाँ जन्म हुआ तो क्या आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी? मान लो कोई महिला है और वो भारत आई घूमने के लिए, प्रेग्नेंट लेडी थी, भारत आई घूमने के लिए और उनके बच्चे का जन्म जो है भारत में हो गया, तो क्या उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी? नहीं, उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी, पर डिपेंड करेगा उसके माता पिता कहाँ के थे। अगर उसकी माता जो है वो भारतीय थे, अगर उसकी माता भारतीय थे तब तो उनको जो है भारत की नागरिकता मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अगर उनके माता पिता भारतीय हैं तो उनको भारत की नागरिकता मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो जो नागरिकता संशोधन जो है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 हमें कहता है कि हमने जो है बर्थ राइट को जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। अब क्या होगा कि अब रिक्वायर्ड होगी, क्या रिक्वायर्ड होगी भाई साहब? तो रिक्वायर्ड एटलीस्ट वन पेरेंट, मतलब मदर और फादर, एटलीस्ट वन पेरेंट शुड बी इंडियन, मतलब जो है माता या पिता कोई भी भारतीय होना चाहिए, तभी जो है बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। देन ओनली द बेबी विल बी कंसिडर्ड और बेबी विल गेट इंडियन सिटीजनशिप, तभी जो है उनको भारत की नागरिकता मिलेगी, अदरवाइज जो है नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने जो है अपनी नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करा था 1986 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, और उसमें जोड़ा था कि बर्थ राइट जो है, बच्चे का जन्म भारत में अगर हुआ है तो उसको सिर्फ जन्म के बेसिस पे, जन्म के आधार पे भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती। बच्चे की जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती। अगर उसके माता या पिता में से किसी दोनों में से कोई एक भारतीय है तब उनको जो है भारत की नागरिकता दी जा सकती है, अन्यथा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने अमेंड करी थी, संशोधन करा था। और 1952 में क्या हुआ था कि अगर किसी बच्चे का जन्म भारत के बाहर हुआ है पर उनके माता पिता अगर भारतीय है तो उस बच्चे को जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 हमें कहता है माइनर कम्युनिटी ग्रुप के बारे में कि जो हिंदू हो गए, बुद्धिज़्म हो गए, जैनिज़्म हो गए, पर्शियन हो गए, आपके क्रिश्चियंस हो गए, तो ये जो सारे लोग हैं माइनॉरिटी ग्रुप के लोग, ये अगर भारत आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, कहाँ से? तो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से, तो इन लोगों को इलीगल माइग्रेंट्स कंसिडर नहीं करी जाएगी और इनको भी जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये थी अपनी संविधान के भाग 2, जिसमें सिटीजनशिप के बारे में चीज़ें लिखी गई थी, और ये आर्टिकल नंबर 5 से जो है 11 तक थे। ये अपने हो गए भाग 2, जिसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया था। और इसमें जो है भाग 2 से भाग 5 से जो है 11 तक बताया गया था। भाग 5 में बताया गया था कि इनिशियली जब संविधान बन रही थी तभी से जो है भारत की नागरिकता प्राप्त होना। 6 बता रहा था कि जो लोग भारत से पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता, और 7 बता रहा था कि जो लोग भारत से पहले पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर से भारत आए उनकी नागरिकता। 8 बता रहा था कि जो लोग अब्रॉड में रहने लगे, हालांकि है वो इंडियन ही, उनकी नागरिकता। और 9 बताता है कि वैसे लोग जो भारत की नागरिकता था और जो उन लोगों ने विदेश की भी नागरिकता अपनाई, तो उन लोगों की नागरिकता के बारे में अनुच्छेद नंबर 9 के बारे में 9 में लिखा हुआ है कि जिन लोगों के पास भारत की नागरिकता थी और उन लोगों ने जो है विदेश की नागरिकता अपनाई, तो उन लोगों की जो नागरिकता भारत की है वो कैंसिल हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इसके बारे में बताया गया है, क्योंकि भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है, और ये चीज़ हमने अडॉप्ट करी थी इंग्लैंड यानी कि यूके से। ठीक है, और 10 नंबर हमें बताता है कि नागरिकता को जो है संतुलित कैसे रखें, इसे कंटिन्यू कैसे रखें। ठीक है, और 11 नंबर बताता है कि पार्लियामेंट के पास स्पेशल राइट्स है, ये नागरिकता पे रूल बना सकते हैं।
ये हो गई। और 5 तरीका मैंने आपको बता दिया, बाय बर्थ, बाय डेसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन। बाय बर्थ ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। बाय डेसेंट में वंश परंपरा के अनुसार होता है, अगर पेरेंट्स जो है इंडियन है तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और आपको जो है भारत में 7 साल रहने होंगे, तभी आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। एक होता है लैंड एक्विजिशन, कि भारत जो है कोई और भूमि को जीता है और वह भारत की भूमि नहीं थी, भारत के बाहर का क्षेत्र था, उसे जीत करके भारत के टेरिटरी, भारत के क्षेत्र में मिलाया गया है। तो उस भूमि पर रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। उदाहरण के लिए मैंने आपको पौंडीचेरी 1962 की और गोवा 1961 की बातें बता दी। पौंडीचेरी जो था वो फ्रेंच के अधीन था, उसको जीत करके 1962 में यूटी बनाया गया, और गोवा भी जो था वो पोर्टगी के अधीन था, इसको 1961 में जीत करके जो है यूटी बनाया गया। हालांकि इसको 1987 में जो है 30 मई 1987 को जो है भारत का राज्य बना दिया जाता है गोवा को 56वां संविधान संशोधन के तहत। 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत जो इसको भारत का राज्य बना दिया जाता है, यूटी से निकाल करके राज्य बना दिया जाता है। ये हो गया अपना। और 5वां था नेचुरलाइजेशन, मतलब देशीकरण। तो देशीकरण के तरीके से भी जो है हम लोग ये भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये आया था 1955 में, पार्लियामेंट के तरफ से ये 1955 में पास कर दी गई थी। इसकी जो संशोधन अभी हुई है 2019 में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये जो अमेंडमेंट हुई थी इसको पब्लिश किया गया था 12 दिसंबर 2019 को, और इन्फोर्स लागू किया गया था 10 जनवरी 2020 को। इसमें क्या बताया गया था कि माइनॉरिटी ग्रुप के जो लोग हैं, जैसे जैनिज्म हो गए, हिंदू हो गए, बुद्धिज्म हो गए, सिख हो गए, पर्शियन हो गए और ये क्रिश्चियन हो गए, अगर ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो इनको जो है इलीगल माइग्रेंट्स कंसिडर नहीं करे जाएंगे और इनको नागरिकता मिल जाएगी। अब आता है सिटीजनशिप एक्ट, मतलब जो नागरिकता अधिनियम है, इसे पास कर दिया गया था 1955 में ही, मैंने अभी आपको बता ही दी चीज़ें। इसको 1955 में पास कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हुआ था कि जब इसको पास किया गया था 1955 में, और क्या हुआ था कि एक सिटीजनशिप जो है हमने कहाँ से ली, तो अभी मैंने आपको यहीं पे पीछे भी बता दिया था कि इंग्लैंड से लिया था हमने, इंग्लैंड से, यूके से। देखो होता क्या है कि टोटल जो है कुल मिला करके संविधान की जो नागरिकता वाला चैप्टर है पार्ट 2, तो नागरिकता में जो है नागरिकता अधिनियम को सिटीजनशिप एक्ट जो है, इसमें कुल मिलाकर के अब तक जो है 6 बार संशोधन किया जा चुका है। एक हुआ था 1986 में, फिर 92, फिर 2003, फिर 15 और 2019 को हुआ था। ठीक है, टोटल 6 बार जो है इसमें संशोधन हो चुका है। 1986 में क्या हुआ था कि बर्थ रेट को जो है, बर्थ राइट को जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि सिर्फ जो है भारत में जन्म लेने से आपको भारत की नागरिकता नहीं मिल जाएगी। अगर आपकी जन्म भारत में हुई है तो अगर आपके माता या पिता दोनों में से कोई एक भी अगर भारत के नागरिक हैं, तब तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी, अन्यथा जो है भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। और 1992 हमें कहता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ है और उनके माता पिता भारतीय हैं, तो उनको जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दोनों में से कोई भी चलेगा, अगर माता भी है तो भी मिल जाएगी, पिता भी है तो भी मिल जाएगी। और 2019 वाली जो संशोधन कहता है वो कहता है माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों के बारे में। तो उसमें मैंने अभी आपको यहाँ भी चीज़ें क्लियर कर दी। माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों को, जो हिंदू, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिख, पर्शियंस जो है, अगर भारत आया है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो वो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं कहलाएंगे और उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इसके बारे में थी। तो आशा है दोस्तों आपको ये चीज़ और ये टॉपिक समझ में आया होगा, संविधान के भाग 2 समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा पूरी तरह से। तो बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे और अपना प्यार दिखाते रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को भी जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोगों को इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए प्रिंटेबल फॉर्मेट में, तो मैं उसका लिंक जो कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, और वहीं से जो आपको इसके सारे ही क्लास के जो है पीडीएफ या फिर जो वहाँ पे स्कैन्ड फ़ोटो मिल जाएगी प्रिंटेबल फॉर्मेट में, आप डाउनलोड करके जो है डाउनलोड करके जो है प्रिंट करा सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, और अगला क्लास अपना होगा संविधान का भाग 3, जो कहता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार के बारे में। तो उसके बारे में पढ़ेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू सो मच।